इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, जिसको हम पर्सिया के नाम से जानते हैं, 31 छोटे छोटे प्रोविंसेस से मिलकर बना है। वेस्टर्न एशिया का एक महत्वपूर्ण पार्ट भी है। इन्हीं प्रोविंसेस में कुर्दिस्तान एक छोटा प्रोविंस है जिसमें कुर्द पॉपुलेशन रहती है, जिनकी 10 से 12 मिलियन पॉपुलेशन है ईरान में, और एक ही माइनॉरिटी पॉपुलेशन है। यहाँ से एक वुमेन महसा अमीनी नाम की 22 साल की एक लड़की जो कि तेहरान जा रही होती है, मॉडल पुलिस के द्वारा उसको अरेस्ट करके टॉर्चर करते हुए उसको मार डाला जाता है। क्या है पूरी कंट्रोवर्सी, क्या इसकी हिस्ट्री है और क्या इम्पैक्ट होने वाले हैं, हर एक चीज़ डिटेल में देखेंगे। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल ज्ञान पासवर्ड। यहाँ हम इंटरनेशनल और नेशनल टॉपिक की डीप एनालिसिस करते हैं। इन्हीं में से आज का टॉपिक है ईरान की हिजाब कंट्रोवर्सी। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, ऑलमोस्ट एक वीक होने को है और ईरान में प्रोटेस्ट अभी भी लगातार जारी हैं। प्रोटेस्ट होने का कारण क्या है हम डिटेल में देखेंगे। बेसिकली ये कारण ये है कि एक कुर्दिस्तान की एक विमेन, एक लेडी है जिनका नाम महसा अमीनी है। वो किसी कारण से तेहरान जा रही थी अपने रिलेटिव से मिलने, और उनकी पुलिस कस्टडी, मोरालिटी पुलिस, एक वहाँ की एक पुलिस है, उनकी कस्टडी में उनकी डेथ हो जाती है। इसी को लेके पूरे देश में और साथ ही साथ अन्य आसपास के इस्लामिक देशों में एक मैसिव प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। नाउ गवर्नमेंट ने सारी इंटरनेट की सर्विसेज को सस्पेंड कर दिया है। ऑलमोस्ट 80 सिटीज़ जिनमें आंदोलन ने, मूवमेंट ने एक बड़ा रूप ले लिया है। लगभग 40 से ज़्यादा लोग मौत के घाट उतार दिए गए हैं और सिक्योरिटी फोर्सेज इतने क्रुएल्टी से लोगों के मूवमेंट को ट्रीट कर रहे हैं कि वो आज की डेट में लाइव एम्यूनिशन भी फायर कर रहे हैं। अदर दैन टीयर गैस और वाटर कैनन के अलावा भी ये लाइव एम्यूनिशन फायर भी किए जा रहे हैं। वहाँ पर कई जर्नलिस्ट और कई एक्टिविस्ट अरेस्ट कर लिए गए हैं। तो हम आज कवर करने वाले हैं मोरालिटी पुलिस क्या है, क्योंकि इस टॉपिक में मोरालिटी पुलिस की एंट्री एक विशेष मुद्दा है। ये रिसेंट इंसिडेंट क्या हैं प्रोटेस्ट के ईरान में, ईरान की जो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म है उसकी एक हिस्ट्री है। ये हमेशा से नहीं था, अभी कुछ दशकों से हम कह सकते हैं कि ईरान में रिलीजियस फंडामेंटलिज्म की ग्रोथ देखने को मिली है। ऑनगोइंग प्रोटेस्ट हैं, इनकी और भी कुछ इशू हैं अदर देन हिजाब कंट्रोवर्सी, उसको भी हम देखेंगे। पॉलिटिकल रिजीम वहाँ की कितनी एजाइल है या कैसी है वो हम देखेंगे, और किस हद तक रिस्पॉन्सिबल है आज की कंडीशन के लिए। उस जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, और हम इस प्रोटेस्ट को इंडिया के कंटेक्स्ट में भी एक बार रिव्यू करेंगे। ईरान में जिसको बोलते हैं गश्त ए इरशाद, जिसका मीनिंग होता है गाइडेंस पेट्रोल, और इसको वाइडली जाना जाता है मोरालिटी पुलिस के नाम से, जिसका मेन काम है ईरान में जो इस्लामिक ड्रेस कोड है उसको वाइडली लागू करवाना पब्लिक प्लेसेस पे, और ये टारगेट करता है मेनली विमेंस के ऊपर। हालांकि दोनों कवर होते हैं इसमें, मेन और वुमेन दोनों, लेकिन मेनली विमेन के हिजाब के ऊपर ये टारगेट करता है। इसी तरह के और भी रूल्स कहाँ कहाँ रिलीजियस पुलिस, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन कहाँ कहाँ पे हैं, ऐसे हैं अफ़गानिस्तान में, जो कि आप रिसेंटली देख रहे होंगे, अलकायदा के अंडर में, ISIS कंट्रोल के एरियाज़ में। ईरान तो है ही, मलेशिया है, सिंगापुर है, सऊदी अरबिया और सूडान भी हैं। ये एक हम आपको पिक्चर दिखाने की कोशिश करेंगे जिसमें ईरान की मोरालिटी पुलिस एक महिला से कुछ पूछताछ करती नज़र आ रही है। ये हिजाब का ही विवाद में है। सो नाउ अब हम जानेंगे क्या है रिसेंट इंसिडेंट, प्रोटेस्ट किस वजह से इतना एस्केलेट होता है। बात 13 सितंबर की है। महसा अमीनी, इसका नाम जीना अमीनी भी है, एक कुर्दिस्तान की वुमेन है, अपने रिलेटिव से मिलने तेहरान जाती है। रास्ते में वहाँ पर उसको मोरालिटी पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है। मोरालिटी पुलिस, जैसा कि हमने बताया, एक तरह का मोरल वैल्यूज एज पर इस्लामिक लॉ, जो इस्लामिक लॉ है उसके हिसाब से जो मोरल वैल्यूज हैं उनको लागू कराने वाली एक पुलिस की ही ब्रांच है। उन्होंने महसा अमीनी को अरेस्ट किया है। कारण ये था कि उन्होंने ऐसा बोला कि वायलेशन ऑफ स्ट्रिक्ट हिजाब लॉ का वायलेशन कर रही थी ये। और वायलेशन में था क्या, ये आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये महसा अमीनी की पिक है। वायलेशन में ये जो इन्होंने सिर पर एक दुपट्टा बांध रखा है वो हिजाब है, और हिजाब में से इनके कुछ बाल, सम हेयर वार विजुअल अंडर द हेड स्कार्फ, हिजाब में से कुछ बाल बाहर से दिख रहे थे। ऐसा
प्रणाली है वहाँ पे कि जब ऐसे कोई क्राइम करते हुए पाया जाता है तो वहाँ पर डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं जहाँ पर लोगों को ले जाया जाता है और उनको फंडामेंटल एजुकेशन दी जाती है इस चीज़ के बारे में कि कैसे हिजाब पहनना है। लेकिन इस वेमेन के साथ कुछ ज़्यादती की गई और उसको उसके भाई भी साथ में थे। उन्होंने बताया कि अपनी बहन की चीखने की आवाज़ें सुनी। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक एम्बुलेंस आती है और उसको हॉस्पिटल ले जाती है और ठीक 3 दिन बाद पुलिस के द्वारा ये अनाउंस कर दिया जाता है कि महसा अमीनी को हार्ट अटैक आ गया और उसकी डेथ हो गई। सोचने वाली बात यह है कि एट द एज ऑफ 22 किसको हार्ट अटैक आता है। मे बी चांसेज आर देयर, लेकिन महसा अमीनी के फैमिली वालों का ये कहना है कि ऐसा कुछ नहीं था, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 16 सितंबर को हार्ट अटैक की वजह से उसकी डेथ हो जाती है जैसा कि बताया उन्होंने। पुलिस के बाद उसी हॉस्पिटल से एक बहादुर डॉक्टर की एंट्री होती है जिन्होंने एक महसा अमीनी की एक पिक शेयर की पब्लिक में, जिसमें कि देखा जा सकता है कि महसा अमीनी के शरीर पर कई घाव हैं, कई चोट हैं, जो कि क्लियरली बताता है कि उसके साथ मारपीट की गई है। और उस डॉक्टर ने ईरानियन मेडिकल काउंसिल के चीफ को एक लेटर लिखा और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप सच के साथ खड़े हों। आई विटनेस भी ऐसा बताते हैं कि उसको ब्रूटली पीटा गया। इसकी डेथ के बाद वहाँ ईरान में हिजाब को लेकर एक प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है और अदर नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं, नेशनल तो नहीं कह सकते, ईरान के अंदर ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं पनप पाया, लेकिन कुछ एक्टिविस्ट हैं जो कि ह्यूमन राइट्स पर काम करते हैं, वीमेन राइट्स पर काम करते हैं, उनको अरेस्ट किया गया प्रोटेस्ट होने के बाद। यूएनएचआरसी, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन और एमनेस्टी इंटरनेशनल जो कि ह्यूमन राइट्स का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस चीज़ को कंडेम करता है और अपने सुपरविजन में एक फेयर इन्वेस्टिगेशन की बात करता है। इसी इवेंट से एंटी हिजाब और एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट ईरान में स्टार्ट हो जाते हैं। साथियों, आज ऑलमोस्ट 2 वीक होने को हैं, लेकिन अभी भी कंटिन्यू प्रोटेस्ट चल रहे हैं ईरान में। बहुत सारी वीमेंस ने अपने स्कार्फ ओपनली उतार करके पब्लिक प्लेसेज में उनको आग लगा दी, लहराते हुए, आग लगाते हुए, जलाते हुए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में पोस्ट किए। कई वुमेन्स ने पब्लिक में आकर के अपने बाल भी, हेयर भी चॉप ऑफ किए। साथियों, क्या ऐसा ईरान में हमेशा से होता आया है या फिर ये कुछ ही दशकों पहले की बात है? इसके पहले हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहेंगे। साल 1979 1979 के पहले ईरान में मोहम्मद रजा जो कि एक सेकुलर थे, वेस्टर्न आइडियोलॉजी से प्रभावित थे, उनका शासन था। हर चीज़ की पूरी आज़ादी थी, गर्ल्स के लिए, विमेंस के लिए, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करने की आज़ादी थी, लोगों के ह्यूमन राइट्स थे। लेकिन ये अचानक से सब कुछ बदल कैसे गया? मोहम्मद रजा जो कि सेकुलर थॉट से प्रभावित थे, उन्होंने कई सोशल लेवल को समाप्त किया ईरान के अंदर, जैसे पॉलीगैमी जो कि मोस्ट ऑफ द इस्लामिक कंट्रीज़ में एक बुरी प्रथा है, उसको समाप्त किया। मैरिज बिफोर 18 ईयर ऑफ एज, जो लड़कियों की मैरिज है 18 साल के पहले, उसको भी समाप्त किया। बहुत सारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किए और भी कई सुधार किए। लेकिन साल 1979 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद हिजाब मैंडेटरी कर दिया गया, स्पेशली इन ऑफिसेज में। लेकिन साथ ही साथ उसके प्रोटेस्ट भी हुए। उन प्रोटेस्ट का कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा गवर्नमेंट पे, क्योंकि इस्लामिक नेशंस ज़्यादातर शरिया लॉ के अंडर गवर्न किए जाते हैं। साल 1981 में 1981 में एक लेजिस्लेशन पास कर दिया जाता है जिसमें कि हिजाब को हर पब्लिक प्लेस में मैंडेटरी कर दिया जाता है औरतों के लिए, महिलाओं के लिए। और ये बोला जाता है कि उनको अपने हेड को, अपने बालों को, शोल्डर और नेक को हिजाब से अच्छी तरह से कवर करके रखना है। साथ ही साथ कोई भी महिला स्कर्ट, स्टॉकिंग या हाई हील्स नहीं पहन सकती। और इस चीज़ को ही इन्फोर्स करने के लिए वहाँ पर मोरालिटी पुलिस नाम की एक ब्रांच का निर्माण किया जाता है, जो कि ये इंश्योर करेगी कि वहाँ पर इस्लामिक कोड के हिसाब से लोग ड्रेस कोड फॉलो कर रहे हैं या नहीं। ये तो हिस्ट्री की बात हो गई कि इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद क्या क्या चेंजेस आए, लेकिन इसके अलावा हम और भी देखेंगे कि ईरान में और भी क्या क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ईरान की पब्लिक, ईरान की महिलाएं प्रोटेस्ट करने पर मजबूर हैं और क्या क्या उनकी डिमांड्स हैं, इस चीज़ को भी हम देखेंगे। साथियों, पिछले 10 सालों में ईरान ने बहुत सारे छोटे मोटे प्रोटेस्ट देखे हैं, लेकिन सारे प्रोटेस्ट में और ख़ास करके इस प्रोटेस्ट में वेमेंस जो हैं
सेंटर पे हैं डिमॉन्स्ट्रेशन के, और जिसमें हिजाब एक सिंबल की तरह आया है जो कि वाइडर डिसकंटेंट दिखाता है लोगों का कि अब क्लर्जी का जो स्ट्रिक्ट कंट्रोल है वुमेंस की लाइफ में या लोगों की पर्सनल लाइफ में, उस चीज़ के अगेंस्ट इस विरोध को दर्शाया गया है। और भी कई रीज़न हैं जिनकी वजह से ईरान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जैसे कि बढ़ता हुआ करप्शन होने का कारण क्या है कि मीडिया ओन्ड बाय स्टेट है, गवर्नमेंट खुद ही मीडिया ओन करती है और गवर्नमेंट के जितने ऑर्गन हैं उनके लिए एक फ्री हैंड मिल जाता है करप्शन करने के लिए। कोई भी क्वेश्चन रेजिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है जो उन पर क्वेश्चन उठा सके। करप्शन के कारण वहाँ पर पॉवर्टी बहुत बढ़ रही है, इन्फ्लेशन ओवर 50%। साथियों, इंडिया का इन्फ्लेशन अराउंड 6 to 7% रिवॉल्व करता है। एज कंपेयर टू इंडिया आप देख सकते हैं 50% इन्फ्लेशन एक साल में। दूसरी प्रॉब्लम है कोविड मिसमैनेजमेंट, रिफॉर्मिस्ट गवर्नमेंट का ना आ पाना और फेल्ड न्यूक्लियर टॉक्स, जो न्यूक्लियर टॉक्स चल रहे थे उनमें फेलियर होना। इन सब चीज़ों को गवर्नमेंट का फेलियर मानती है ईरान की पब्लिक, और इसीलिए ये प्रोटेस्ट एक मैसिव रूप ले रहे हैं। पॉवर्टी की कंडीशन की अगर बात करें तो जून 2021 में लगभग 25 मिलियन मीन्स 2.5 करोड़ ईरानी लगभग बिलो पॉवर्टी लाइन जी रहे थे। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 10% की दर से बढ़ता ही जा रहा है। और जो यूएस ने सैंक्शन लगाए कि ईरान अब किसी देश को तेल नहीं बेच सकता। सैंक्शन का मीनिंग क्या होता है, कैसे सैंक्शन लगते हैं, और यूएस सैंक्शन लगाने में इतना आगे क्यों है, ये आपके लिए टास्क है। आप कमेंट में बताएं। अगर आपको लगता है कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए तो आप मुझे वो भी कमेंट में बताएं। साथियों, इस प्रोटेस्ट का ज़्यादातर जो गुस्सा है लोगों का वो किसकी तरफ है, वो है प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की तरफ। ये आप देख पा रहे होंगे, ये है प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी का फ़ोटो, और ये जो आप देख पा रहे हैं ये हैं वहाँ के सुप्रीम लीडर। सुप्रीम लीडर का कॉन्सेप्ट क्या होता है आगे हम बताने वाले हैं। तो जो लोगों का गुस्सा है वो प्रेसिडेंट की ओर है, जो कि एक हार्ड लाइन फंडामेंटलिस्ट हैं, जो कि लिखा है कानून में, इस्लामिक लॉ में लिखा है वही फॉलो करवाएंगे। और उन्होंने बोला है कि वो प्रोटेस्टर्स के साथ डिसीजिवली डील करने वाले हैं। जो सुप्रीम लीडर खमेनी के बेटे हैं, पब्लिक का गुस्सा उन पर भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो बिना किसी पोजीशन में होते हुए ऑफिस सिक्योरिटी फोर्सेज को प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए डायरेक्ट कर रहे हैं। सो नाउ अब हम देखेंगे ईरान का पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल रिजीम जो कि इस तरह की दुर्दशा के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कैसा है। ईरान में स्ट्रिक्टली रेजिमेंटेड और कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल सिस्टम है, और वहाँ पर रिफॉर्म ओरिएंटेड गवर्नमेंट का आ पाना बिना क्रांति के बिल्कुल मुश्किल है। अगर हम थ्योरी पर जाएं तो हम देखेंगे कि ईरान में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इसमें एग्जीक्यूटिव जो हैं डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हैं, बट दे आर नॉट अकाउंटेबल टू वोटर्स। आप उनको वोट दे रहे हैं लेकिन उनका आपके प्रति कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। रीज़न उसका ये है जिम्मेदारी ना होने का, क्योंकि वो जो एग्जीक्यूटिव जिनको आप वोट देते हैं वो गाइड किए जाते हैं, डायरेक्ट किए जाते हैं वहाँ के सुप्रीम लीडर के द्वारा, जो कि आज की डेट में आयतुल्ला अली खमेनी, जो कि कमांडर इन चीफ भी हैं आर्म्ड फोर्सेज के। कमांडर इन चीफ होने के साथ साथ सुप्रीम लीडर के पास ही पावर होती है कि वो जुडिशरी का हेड भी वही अपॉइंट करता है। स्टेट रन जो मीडिया होती है और की पोस्ट जो होती हैं वहाँ की, उनको भी यही अपॉइंट करता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर डेमोक्रेसी को, जो कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसको बचाने के लिए इंस्टीट्यूशन ही कौन बचा। वहाँ का जो प्रेसिडेंट होता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली सेकेंड मोस्ट पावरफुल पोजीशन है, उसके पास आज़ादी होती है कि वो डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी खुद से फ्रेम कर पाए। बट जो वहाँ का सुप्रीम लीडर है खमेनी, उसका फाइनल से होता है, हर एक मैटर में उसका फाइनल से होता है। जो वहाँ की मजलिस है मीन्स पार्लियामेंट है, वो भी लोगों के द्वारा ही चुनी जाती है हर 4 साल में, एवरी 4 ईयर। पार्लियामेंट लॉ बनाती है लोगों के लिए, बट लॉ ओके किए जाते हैं गार्जियन काउंसिल के द्वारा। और ये गार्जियन काउंसिल क्या है ये हम देखेंगे। उसके पहले बता दें साथियों कि ये गार्जियन काउंसिल भी अंडर द कंट्रोल ऑफ खमेनी है, जो कि सुप्रीम लीडर है, रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट है। जो कि गार्जियन काउंसिल में 12 मेंबर की बॉडी होती है, जो कि 6 थियोलॉजियंस होते हैं जिनको सुप्रीम लीडर अपॉइंट करता है, और 6 ज्यूरिस्ट नॉमिनेट किए जाते हैं जुडिशरी के द्वारा। जुडिशरी का जो चीफ होता है उसको भी खमेनी ही अपॉइंट करता है, और गार्जियन काउंसिल ही वहाँ की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को भी कंट्रोल करती है।
कौन इलेक्शन लड़ पाएगा, कौन नहीं लड़ पाएगा, इस चीज़ को भी वही देखते हैं। और सबसे बड़ी बात ये आती है कि ये जो सुप्रीम लीडर होता है, ये क्या नारकी है या काफ़ी सालों से चला आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको भी इलेक्ट करने का, इसके भी चुनाव का एक प्रोसीजर होता है। इसके चुनाव के लिए 88 एक्सपर्ट असेंबली होती है, एक्सपर्ट लोगों की असेंबली होती है। और ईरान के कंटेक्स्ट में एक्सपर्ट देखा जाए तो एक्सपर्ट वो होते हैं जो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म के साथ साथ अदर अन्य फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, उनका एक कंपोजिशन होता है। वो एक्सपर्ट असेंबली सुप्रीम लीडर का चुनाव करती है। अच्छा, इसके बाद ये बात आती है कि एक्सपर्ट असेंबली के लोगों का चुनाव कौन करता है? उनका भी चुनाव जनता ही करती है, लेकिन अगेन दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द पब्लिक। इतना रेजिमेंटेड और कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल सिस्टम है, इसको ईजिली बदलना बड़ा मुश्किल है। अब ये इम्पैक्ट क्या होने वाला है प्रोटेस्ट का, हम इसको देखेंगे। 2 वीक से ये प्रोटेस्ट चल रहा है। महिलाओं ने अपने स्कार्फ उतार के पब्लिक में जला के वीडियो शेयर किए हैं, साथ ही साथ अपने बालों को पब्लिक में खड़े होकर काटा है, लहराया है। कई महिलाएं, कई एक्टिविस्ट, कई पुरुष भी जो महिलाओं का साथ दे रहे हैं इस कार्य में, अरेस्ट किए गए हैं, उनको जेल में डाल दिया गया है। लेकिन इसका इम्पैक्ट अभी तक क्लियर नहीं है कि ये कब तक एंड होगा और क्या इम्पैक्ट छोड़ के जाएगा। लेकिन एक बात हम गारंटी से कह सकते हैं कि प्रोटेस्टर अपनी डिमांड को अगर ऐसे ही रखते रहेंगे तो ये जो अभी जो रिजीम है इसके डाउनफॉल का एक न्यू पड़ जाएगा यहाँ से। लेकिन एक बात और इसमें ऐड करना चाहेंगे कि जो आज की डेट में मूवमेंट चल रहा है, ऐसी अलग अलग सिटीज़ में मूवमेंट चल रहा है, लेकिन वहाँ पर सेंट्रल लीडरशिप का अभाव है। एक प्लस पॉइंट ये है कि इस मूवमेंट को इंटरनेशनल सपोर्ट भी काफ़ी मिल रहा है। इस मूवमेंट से हम कंपेयर कर सकते हैं 1857 की रिवोल्यूशन को, जो कि इंडिया में हुई। वहाँ भी सेंट्रल लीडरशिप का अभाव था और कोहेरेंट सेट ऑफ डिमांड भी नहीं थी, सबके अलग अलग उद्देश्य थे। लेकिन जो एक बर्निंग पॉइंट होता है, जो एक इमीडिएट कॉज होता है किसी भी बड़ी रिवोल्यूशन के होने का, जैसा कि 1857 की क्रांति में मंगल पांडे के द्वारा गोली चलाना था, चर्बी लगे कारतूसों को यूज करने से मना करना था, उसी तरह जो महसा अमीनी की डेथ होती है तब ईरान की वुमेन्स को लगता है कि नहीं, अब बस ये लिमिट क्रॉस हो गई, अब हमें आवाज़ उठानी ही चाहिए अपने हक के लिए। अगर हम इस चीज़ को इंडिया के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि इंडिया में अभी एक हिजाब को लेकर कंट्रोवर्सी उठी थी, जिसमें कि विमेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी हिजाब पहनने की डिमांड कर रही थी। कर्नाटका हाई कोर्ट में जब केस जाता है, उन्होंने इसको रूल किया कि हिजाब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में या किसी अदर इंस्टीट्यूशन में अलाउड नहीं है। अभी मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। और एक आप मैटर ये देख रहे हैं कि ईरान में महिलाएं विमेन के मैंडेटरी पहनने, हिजाब के मैंडेटरी पहनने को लेकर विरोध कर रही हैं। तो ये 2 अलग अलग, जहाँ पर इंडिया में हिजाब को अपना अधिकार बताती हैं महिलाएं और ईरान में पहनने से मना कर रही हैं, ये 2 अलग अलग सिचुएशन है। क्या है इनमें, क्या कुछ कॉमन है, जिट सिचुएशन है, आप कमेंट में बताएं। ये डिसीजन आपके पास रिजर्व रखा जाएगा। आपकी क्या राय है इसमें ज़रूर बताएं। ये था आज के लिए साथियों, आगे मिलेंगे आपसे ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।